नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं या सिफारिशों की भीड़ चढ़ गई हैं, यह सवाल है। विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह कीवसर ने जो कहा, उसने पूरे सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। मंत्री जी ने साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि विधायक सिफारिश करना बंद कर दें तो अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी खत्म हो जाएगी। वैसे तो पर्ची पर दवाई लिखी जाती है, लेकिन राजस्थान में पर्ची पर डॉक्टरों के तबादले लिखने की एक कहानी हैरान कर देने वाली है। और इसीलिए आज सवाल यही है कि क्या जनता के स्वास्थ्य से ज्यादा कीमती विधायकों की सिफारिशी चिट्ठियां हैं? क्या डॉक्टरों की कमी के असली गुनहगार खुद हमारे माननीय विधायक हैं? और सवाल यह भी कि राजस्थान के गांव को आखिर डॉक्टर कब तक मिल पाएंगे और ग्रामीण इलाकों में आखिर कोई भी डॉक्टर जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हो पाता है? और सवाल ऐसे में कई हैं। सवाल यह भी कि आखिर कैसे एक सदन के अंदर मंत्री जब बयान देते हैं तो उनका क्या यह बयान ईमानदारी को बताता है या विधायकों की मनमानी को दिखाता है? यह भी सवाल है। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि राजस्थान के गांव को आखिर डॉक्टर कब तक मिलेंगे? क्या गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं इसी तरीके से चरमराती रहेंगी क्योंकि माननीयों को सिफारिश जो करनी है? विधायकों की सिफारिश नहीं मानने का आखिर साहस कौन दिखाएगा? क्या सरकार इसको रोक पाएगी? जब मंत्री सदन में खुद मान रहे हैं कि विधायकों की मनमानी के चलते सब कुछ हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर डॉक्टरों के पद खाली पड़े हुए हैं, तो उसके बावजूद भी ये कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? सवाल कई हैं। लेकिन जरा सबसे पहले आपको सदन के भीतर का मंत्री जी का वो बयान आपको दिखाते हैं। मैं तो आपको एक चीज कहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए माननीय सदस्यों को, देखिए ऐसा है, गुनहगार हम लोग हैं। गुनहगार हम लोग इसलिए हैं, आप मेरे को एक वादा कर लो कि आप सिफारिश नहीं करोगे, हैं? मैं ऐसी तरीके से लगाऊंगा सबको कि आपका एक भी पद रिक्त नहीं होगा। एक्सेस लोग बैठे हुए हैं, कई लोग कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट से स्टे ले आते हैं और सिफारिश कर क्या करते हैं, हम लोगों के बीच में से सिफारिश करके इधर से उधर। अभी जो 1000 डॉक्टर भेजे हैं, अब कितने लोग आपके पास आए हैं कि संशोधन 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 संशोधन? ये संशोधन मत कराओ भाई, है ना? डोंट डू एनी ऑफ दिस। और अगर मुझे आप सब मिलके बोल दो कि हम सिफारिश नहीं कराएंगे, मैं आपके राजस्थान के अंदर वादा करता हूं कि एक भी हॉस्पिटल में एक पद खाली नहीं होगा। तो मंत्री जी का ये बयान आपने सुना। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है, ना सिर्फ उनकी खुद की, बल्कि सभी माननीयों की, सभी विधायकों की। और सभी विधायक अगर ये तय कर लें कि भाई किसी भी डॉक्टर का सिफारिश नहीं करेंगे तबादले के लिए, गांव से छोड़ करके उनको शहरों में ले जाने के लिए हम कभी नहीं कहेंगे, ये अगर तय कर दिया जाएगा तो शायद चीजें बेहतर हो पाएंगी। इसीलिए सवाल यह भी उठता है कि सरकार क्या तबादलों के लिए एक पारदर्शी पॉलिसी क्यों नहीं लाती है? भाई अगर ये पॉलिसी आ जाएगी तो अपने आप सिस्टम बेहतर हो जाएगा। सभी दल अगर तबादला रोकने पर कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के लिए तैयार हो जाएं तो उसमें हर्ज किस बात का है? और इस पर विपक्षी खेमा अगर सवाल उठाए तो क्यों नहीं इस पर साथ दें? आप कोड ऑफ कंडक्ट तैयार कीजिए आप, और तब आकर के ग्रामीण इलाकों के अंदर, अस्पतालों के अंदर चीजें बेहतर हो पाएंगी, डॉक्टरों की नियुक्तियां हो पाएंगी, वहां पर आकर के डॉक्टर काम कर पाएंगे। सरकारी खर्च पर एक सवाल यह भी है कि जब हम देखते हैं कि डॉक्टर्स की जब पढ़ाई होती है, सरकारी खर्च पर पढ़ाई होती है ग्रामीण इलाकों में, लेकिन तब डॉक्टर जाने से इनकार कर देते हैं। जब बॉन्ड भरवा दिया जाए तो क्या उसके बाद यह मना करना स्वाभाविक होगा? बहुत सारे सवाल हैं। जरा इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जरा सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता नम्रता सिंह जी कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। नम्रता जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नितिन सरस्वत जी हमारे साथ कार्यक्रम में। नितिन जी, बहुत स्वागत है। और समन्वयक प्रयास संगठन से हमारे साथ रामेश्वर लाल शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही डॉक्टर अनुराग तोमर जी हैं, जो कि जयपुर मेडिकल एसोसिएशन से सचिव हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में नम्रता जी आपसे ही कर रहा हूं। सदन के भीतर आज एक मुद्दे को लेकर चर्चा और उसमें मंत्री जी की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया, अब सवाल तो ये उठ रहा है कि ये मंत्री जी की ईमानदारी है या विधायकों की मनमानी, जो खुद मंत्री जी सदन के अंदर मान रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल रहा है वो है सबका साथ सबका विकास। और विकास वो समानांतर भाव पर होना चाहिए। अगर हम मोदी जी की बात करें या हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी की बात करें,
तो उन्होंने ये जो स्वास्थ्य क्षेत्र है इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों को समानांतर रखते हुए यह दूरदृष्टि सोच रखी है। और इसी की तर्ज पर, क्योंकि समानांतर विकास होना चाहिए और यह विकास ना एक सिर्फ एलोपैथी में हो बल्कि जितनी भी हमारी चिकित्सा पद्धति है, चाहे वह आयुर्वेद की हो, होम्योपैथी की हो, यूनानी हो, प्राकृतिक चिकित्सा की हो, उसी में सभी को समान रूप से बहुत प्रगति भाव से उसको प्रगति में लाया गया है। और चाहे हम आयुष्मान भारत की बात करें या योग दिवस की बात करें, तो हर तरह से हम उसको प्रगति से ऊपर लेकर आ रहे हैं। और जो बात अब आप उससे पूछ रहे हैं कि मंत्री जी के जो शब्द रहे वो बिल्कुल सही थे। अगर यह ग्रामीण और शहरी विकास समानांतर नहीं होगा तो ग्रामीण लोग शहर की तरफ पलायन करेंगे, जो होता आ रहा था। कांग्रेस के 60 सालों में यही हुआ था। और कांग्रेस से जैसे जब पेंडेमिक टाइम आया था, कोरोना काल आया था, तब हम सबको ही पता है भारत से निर्मित दवाइयों को उन्होंने कैसे जुटलाया था। हम पर बहुत प्रेशर डाला गया था कि हम विदेश की दवाएं खरीदे, जबकि हम खुद सक्षम थे दवाई बनाने में। और उसी कांग्रेस ने जब पेंडेमिक टाइम में हर व्यक्ति जूझ रहा था, उस समय उन्होंने वेंटिलेटर्स को छुपा दिया गया। जो दवाइयां सेंट्रल से हमें आती थी वो पंजाब में भेज दी गई। मतलब राजस्थान का बच्चा, हर व्यक्ति जो कोरोना काल में परेशान था, ये हमारी प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार, हमारी पद्धति से हमारे ही देश में दवाएं बनाएगी, उसको भी नकारा गया। कहा गया इससे लोग मर जाएंगे, जबकि पूरे विश्व हमसे दवाई ले रहा है। लेकिन हमारे ही नम्रता जी, लेकिन इस बात का जवाब दे दीजिए। इसका हालांकि कोई जिक्र नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी आपने जोड़ा है। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई सदन के अंदर जब मंत्री जी ने ये कहा है तो इसमें सभी विधायक है ना, उन्होंने सबकी तरफ कहा, किसी एक पार्टी को लेकर के नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों की तरफ से सिफारिशें आती हैं। तो भाई सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर आप इन सिफारिशों को मना कर दीजिए, आप अल्टीमेटली आपका डिसीजन होगा ना, तो इंतजार किस बात का है फिर? हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उन्होंने अपने पद की गरिमा रखते हुए एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते निष्पक्ष भाव से ये बात कही है। और उन्होंने ये सही बोला है कि हमारे लिए सभी बराबर है। जब आप डॉक्टरी की परीक्षा पास करते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, आपके वचनबद्ध होते हैं, तो आपके लिए ग्रामीण और शहरी नहीं होता, उस डॉक्टर के लिए पेशेंट होता है, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया हुआ है। इसी भाव पर देखते हुए उन्होंने कहा है कि भाई हम चाहे हम उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में भेजें चाहे शहरी क्षेत्र में भेजें, इसके लिए कोई पाबंद नहीं कर सकता। क्योंकि अगर सिफारिश आती है, कह रहे हैं कि सिफारिश कर रहे हैं, ऐसा होता है, इसको रोकना पड़ेगा। करना डॉक्टर ही सब जगह के लिए सामान्य हो जाएंगे कि हम हर जगह करेंगे, तो ये सब चीज अपने आप बंद हो जाएगी। ये तो अच्छी बात है ना कि हमारी सरकार में हमारे विधायक, हमारे जो मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि कोई सिफारिश नहीं करेगा, सख्ती से काम ले रहे हैं कि हम नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं कि आप करना बंद कर दें तो ये अपने आप रुक जाएगा। ये तभी मैं आपको कह रही हूँ कि ये हमारी ही सरकार है जिसमें सबका साथ सबका विकास होता है और बहुत स्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, हम किसी की नहीं सुनते। और हमारे ही स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये बात कही है कि आप ये बंद कर दीजिए ताकि शहरी पलायन बंद हो जाए, ग्रामीणों में ही ग्रामीणों को सुविधा मिले। ठीक है, मैं इसमें जरा नितिन भाई को जोड़ रहा हूँ। नितिन सरस्वत जी, जरा जवाब दीजिए। मंत्री जी आज सदन के अंदर कह रहे हैं और ये तो सभी के लिए कहा गया, और इसमें पूर्व मंत्री की तरफ से भी, सराफ साहब की तरफ से भी कह दिया गया कि भाई सत्ता में कोई भी रहा हो, लेकिन सिफारिशों का दौर ना तो अभी से शुरू हुआ है और ना पहले ही चल रहा था, ये पहले से चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान में जो दुर्दशा है ना, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिस तरीके से वेंटिलेटर पे हैं, आज वो किसी से छुपी नहीं है। वो तमाम चीजें, अगर आज आपने केवल आज का पेपर खोल के देखा हो तो राजस्थान में एसएमएस सबसे बड़ा अस्पताल है, उसमें खबर है कि ओटी से बारिश में 3 ऑपरेशन टल गए। पानी हो रहा था तो क्या नाम से ऑपरेशन ही नहीं हो पाए। एसएमएस के ट्रॉमा इमरजेंसी आईसीयू में चादर और तकरियों का बैक्टीरिया था, मरीजों को निमोनिया और यूरिन इन्फेक्शन हो गया। तो ये राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल की कहानी है, जहां पे थोड़े दिन पहले अभी आग से 8 लोग मरे थे। उसमें यही स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि मुझे तो रात को पता ही नहीं था, सुबह पता चला और 7 दिन में हम रिपोर्ट दे देंगे। आज तक वो रिपोर्ट नहीं है। अब आपकी जो मैं बात है उस पर कहना चाहता हूं, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री को 2.5 साल पहले जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट और राजस्थान को किया हुआ वादा याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था, वो मैंने न्यूज आपके साथ शेयर भी कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अधिकारी किसी के नहीं होते और यहां तबादलों में किसी भी राजनीतिक लोगों की नहीं चलेगी। ये उन्होंने दावा किया था, वादा किया था राजस्थान की जनता से। अब मुझे आप ये बताइए कि आज 2.5 साल बाद में
प्रधानमंत्री के किए हुए वादे पे वो आज सदन में खड़े होके क्या नाम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप बताइए, जब वो मोदी जी की भी नहीं सुन रहे, अपने प्रधानमंत्री की नहीं सुन रहे, देश के प्रधानमंत्री की, अपने नेता की नहीं सुन रहे, तो वो राजस्थान की जनता का उनको क्या खोज खबर होगी? उन्हें प्रधानमंत्री का किया हुआ वादा ही याद नहीं है, जब आज वो सदन में आके कह रहे हैं। इससे बड़ी दुखद बात कोई हो नहीं सकती। इसी के साथ आज कांग्रेस पार्टी के विधायक की सिफारिश नहीं करते होंगे। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें सभी की भूमिका है। देख आप ये मानते हैं कि नहीं मानते कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं? उनका किया हुआ वादे पे किसी से भी सलाह लेने की जरूरत है क्या? आज तक जो विधायक उनको सलाह दे रहे थे या उनको रिकमेंडेशन दे रहे थे, जैसा मैंने अभी एक न्यूज मेरे पास है कि जितनी तमाम भर्तियां हो रही थी एनएचएम के अंदर संविदा पे, उसमें लिखा कि सीएमएचओ विधायक की डिजायर पे ना कोई प्रक्रिया है, ना कोई योग्यता है, केवल उनकी डिजायर पे नियुक्तियां दे रहे थे। मैं ये कह रहा हूं, क्या स्वास्थ्य मंत्री को नहीं पता? क्या इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं पता प्रधानमंत्री ने क्या वादा किया था? क्या उसके लिए उन्हें 2.5 साल बाद जाके कहना पड़ेगा बीजेपी विधायकों की या किसी भी विधायक की वो रिकमेंडेशन क्यों मान रहे थे? अगर प्रधानमंत्री का और सबसे बड़े नेता का अगर ये वादा है तो वहां पे कोई बात ही नहीं बचती है। आपको उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना था। आप किस चीज की बात कर रहे हो? 2.5 साल बाद में अपने प्रधानमंत्री के किए हुए वादे के खिलाफ आप बात कर रहे हो। ठीक है, नम्रता जी से जरा जवाब दें। ठीक है, दूसरी बात सुनिए, कुछ चीज है प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि ना केवल डॉक्टर की कमी है, आप देखिए बड़े बड़े अस्पतालों में दवाइयों की कमी है, आप देखिए इलाज की कमी है, आप देखिए आरजीएचएस में फंड की कमी है, चिरंजीवी के नाम पे इलाज नहीं होता। आप देखिए यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है। आप बड़े बड़े अस्पतालों में देखिए, कई डॉक्टर, इन्होंने अपना वादा किया था संकल्प पत्र में, 1 साल में जितने भी डॉक्टर है, नर्सिंग कर्मी है, सबके पद भर देंगे। आप 3 साल बाद फिर क्या कह रहे हैं? भर्तियों का सवाल। ठीक है, 2-3 सवाल हो गए, जरा जवाब लेते हैं। नम्रता जी जवाब दीजिए। आप अगर भर्ती पर आए हैं तो इनका ही जवाब पहले मैं दे देती हूँ कि अभी फिलहाल ही हम आगामी कुछ ही टाइम में 14,149 भर्तियां करने वाले हैं। ये मोदी काल है, यही भजनलाल जी की सरकार है जिसमें हर ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल होंगे। ये हमारी सरकार ही है। आपकी सरकार जब थी तब 2019 से 20 के अंदर 13,000 करोड़ का बजट था स्वास्थ्य का। आज हमारी सरकार में 32,526 करोड़ का बजट है। मतलब हम दुगने से भी कहीं ज्यादा हमने स्वास्थ्य को लिए बजट दिया है। और आप बात कर रहे हैं कि क्या करा, इतने बड़े अस्पताल की दुर्गति की बात कर रहे हैं आप। आज आप अस्पताल में जाके देखिए, एसएमएस ही नहीं, राजस्थान के किसी भी अस्पताल में जाके देखिए। यही नहीं, हमने आम जनता के लिए जो इलाज 25 लाख तक का कर दिया। और ना सिर्फ वो राजस्थान में करा पाएगा बल्कि कर्नाटका और तमिलनाडु को छोड़ करके सभी राज्यों में 30,000 से रिपोर्ट जो कहती है कि 2500 पद अभी भी छोटे अस्पतालों में खाली पड़े हुए हैं, जो पद खाली पड़े हुए हैं भर्ती की जा रही है। अभी नवीन पद निकाले गए हैं, मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना हो रही है। हमारी दूरदर्शिता, हम 2047 के भारत को देख करके आगामी कार्यक्रम बना रहे हैं। और कांग्रेस अभी तक पुरानी गतिविधियों पर ही अटकी हुई है, उनकी आगे तक सोची नहीं जा रही है। शहरों में हर कोई चाहता है कि वहां डॉक्टर चले जाएं। मैं जरा, ठीक है, मैं इस पर वापस से आऊंगा। नितिन भाई, मैं जरा काउंटर रिएक्शन भी लूंगा आपसे। मैं इसमें जरा अनुराग जी को भी इसमें जोड़ रहा हूं। अनुराग जी, एक चीज बताइए कि आखिर मसला अटकता कहां है? क्यों बार बार पैरवी कर दी जाती है कि भाई शहरों की तरफ ही जाना है, डॉक्टर सिर्फ रहेंगे तो शहरों में रहेंगे, ग्रामीण इलाकों में जाने को कोई डॉक्टर तैयार क्यों नहीं? जब सरकारी कॉलेजेस में जाकर के सरकारी फंड के तहत पढ़ाई करते हैं, सब कुछ होता है, तो उसके बाद ग्रामीण इलाकों में उसी स्टेट के लिए काम करने को क्यों तैयार नहीं होते हैं? क्या सुविधा में कमी है? परेशानी कहां आती है? नमस्कार शुभेंदु जी, एनडीटीवी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। देखिए क्या होता है, ग्रामीण और शहर, ठीक है, ग्रामीण में क्या कमी है? अगर आप आज किसी गांव वाले को इलाज भी कराना है ना, कोई गांव वाला है, अगर खांसी जुकाम है तो गांव में इलाज कराएगा वो। खांसी जुकाम के अलावा अगर कोई बड़ा बीमारी है, कैंसर है, कुछ भी है, तो सीधा वो शहर की तरफ भागता है। क्यों भागता है? कि गांव में जो सुविधाएं हैं, पहली चीज, जैसे अगर अस्पताल है, सरकारी डिस्पेंसरी है, लेडीज वहां रुकना नहीं चाहती, बड़ी अनसेफ सी लगता है उनको, बाथरूम्स हैं, जो ये इस तरह की चीजें हैं। पहली चीजें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा और शहर जैसा हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज जो अभी आप कह रहे हैं कि भाई जैसे मंत्री वगैरह किसी की सिफारिश करते हैं, और जो आपने कहा कि गांव में पढ़ के लोग गांव में क्यों नहीं रखते, तो आजकल मेडिकल कॉलेज में एक बॉन्ड का सिस्टम हो गया है। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल का ऐसे बॉन्ड आ गया है, जिसमें कि जो पढ़ता है, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करता है, तो उसको जैसे 2 साल का बॉन्ड है तो 2 साल उस जगह पर काम करना ही पड़ता है। तो बॉन्ड का सिस्टम जो भी सरकार लाई है, कांग्रेस या भाजपा, बहुत अच्छा सिस्टम है। दूसरा मेरा ये है कि जो जिस गांव का है, देखिए ऐसा तो है नहीं जो डॉक्टर बने हैं वो सारे जयपुर के ही डॉक्टर हैं,
किसी का गांव अचरौल है, किसी का गांव कुकस है, तो बहुत से ग्रामीण परिवार के भी डॉक्टर हैं जो बने हैं। तो अगर अपन अपॉइंटमेंट दे जिनको डॉक्टर लगाएं, तो अगर हम अचरौल के डॉक्टर को अचरौल ही लगाएंगे तो उसको अपने घर में रहने की सुविधा मिलेगी, दूसरा वो वहां पे आराम से काम भी कर सकेगा। तो मतलब मेरे को नहीं पता किस तरीके से चुनाव किया जाता है जगह का, पर अगर चुनाव करते समय जैसे डॉक्टर को किसी ग्रामीण स्थान में लगाना है, तो अगर वो उसी ग्रामीण के आसपास का है तो उसके लिए अच्छा एक एक चीज और, जो बाकी कई डॉक्टर्स से मिलकर के जब बात होती है तो उसमें इस बात का भी जिक्र होता है। मैं जरा रामेश्वर जी को इसमें जोड़ रहा हूं। इस बात का जिक्र होता है कि भाई उनके बच्चे भी हैं, वो चाहते हैं बेहतर स्कूल में पढ़ें, तो ग्रामीण इलाकों में उतने ज्यादा बेहतर स्कूल नहीं है, तो उसको लेकर के सवाल होता है। अलग से जो फंड की व्यवस्था है शहरों का, उसकी जगह पर ग्रामीण फंड बनाया जाए ताकि जो डॉक्टर्स हैं वो अप्रिशिएट हो। भाई गांव में जाकर के अगर उनको ज्यादा इंसेंटिव मिलता है या अलग से कुछ मिलता है तो उसका एक बेनिफिट मिलेगा, एक प्रोत्साहन मिलेगा, तभी डॉक्टर जाएंगे, है ना। ये कोशिश होनी चाहिए। रामेश्वर जी क्या कह रहे हैं इस पर? मैं अनुराग जी इस पर आपसे रिएक्शन लूंगा, रामेश्वर जी बताइए। जी जी, एनडीटीवी का धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसे विषय पे चर्चा रखी है कि जो स्वास्थ्य है लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, ये जीने के अधिकार को प्रभावित करता है। और जो डॉक्टरों की जो बात है, ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा अधिकारी बहुत कम रुकते हैं। उनको नहीं रुकने का कारण यही है कि उनको जो पर्याप्त जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे बच्चों की शिक्षा, बुनियादी सुविधाएं जो है, वो सुरक्षा, वो सब चीजों की कमी के कारण से वो बार बार शहर में आने का प्रयास करते हैं। और जो डॉक्टर वहां पे नियुक्त भी करते हैं तो वो वहां पे रहते नहीं रहने के कारण से, क्योंकि बीमारी तो कोई पूछ के तो आती नहीं है, समय पे आती नहीं, किसी भी समय बीमार हो सकते हैं, पर यदि वो वहां चिकित्सालय में जाएंगे तो वहां डॉक्टर नहीं मिलेंगे। नहीं मिलने से उनका मरीजों का विश्वास टूट जाता है, तो उनको शहर में इस पर निर्भर रहना पड़ता है कि उनको शहर में आना पड़ता है। और दूसरी जो चीज है, उनके लिए वहां पे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जाए कि बच्चों की शिक्षा, उनके लिए बुनियादी सुविधाएं, वहां पे अतिरिक्त कोई और भी सुविधाएं मिले, भत्ता वगैरह प्रोत्साहन मिले उनको ग्रामीण क्षेत्र में रहने का, तो निश्चित रूप से वो वहां पे रुकने का प्रयास करेंगे कि मेरा यहाँ पे रहने से। बिल्कुल, और कई डॉक्टर से बात करने के बाद ये बात जरूर सामने आई। मैं इस पर जरा अनुराग जी से भी एक रिएक्शन ले लेता हूँ। अनुराग जी एक चीज और बताइए कि भाई ये सब राजनीति को हम दोष दे रहे हैं कि भाई विधायक सिफारिश कर रहे हैं, सिफारिश करवा कौन रहा है? डॉक्टर्स ही तो करवा रहे हैं। डॉक्टर्स ही तो जाकर के विधायकों से, मंत्रियों से जाकर के कह रहे हैं कि भाई हमारी पोस्टिंग वहां पर कर दो। असल में अगर इच्छा शक्ति डॉक्टर्स की हो कि ग्रामीण इलाकों में करना है तो ये सिफारिश वाला खेल बंद हो सकता है। देखिए, डॉक्टर्स की इच्छा शक्ति की बात है। डॉक्टर्स, अगर कोई एक न्यूरो सर्जन जाता है किसी ग्रामीण इलाके में जो दिमाग की सर्जरी करेगा, अगर उसको वहां दिमाग की सर्जरी के लिए ओटी नहीं है, वो सब सुविधाएं नहीं है, अगर आपने न्यूरो सर्जन को गाँव में बैठा दिया, ना सर्जरी है ना ओटी करनी है उसको, तो खाली खांसी जुकाम की दवाई लिखने के लिए तो वो अपने आप को ऐसा सोचता है ना, मैं न्यूरो सर्जरी की और मैं यहाँ गांव में आके खांसी जुकाम की दवाई लिख रहा हूँ। तो आजकल एमबीबीएस डॉक्टर्स इतने सारे, और एमबीबीएस डॉक्टर्स को अगर आप कहीं भी लगाएंगे कोई मना नहीं करता। एमबीबीएस डॉक्टर किसी भी ग्रामीण इलाके जाने में मना नहीं करता। उसका कारण ये है क्योंकि गांव में क्या डॉक्टरों की कमी रहती है, जैसा आप सबको पता है। तो एमबीबीएस डॉक्टर अगर गांव में जाता है तो उसकी पूंछ बढ़ जाती है, वहां पे लोग उसको मतलब बहुत ज्यादा मान सम्मान देते हैं, पूंछ बढ़ जाती है। फिर वो, क्योंकि ग्रामीण में डॉक्टर बहुत कम है, वो एक एमबीबीएस डॉक्टर है, वो अपने आप में इकलौता डॉक्टर बन जाता है। तो शाम को अगर क्लिनिक में भी मरीज देखता है अगर वो डॉक्टर, तो उसकी भीड़ लग जाती है। तो ग्रामीण इलाकों में एमबीबीएस डॉक्टर जाने से नहीं कतराते, पहली चीज। दूसरा, ग्रामीण इलाके में अगर हम सुपर स्पेशलिस्ट भेजते हैं तो उसका क्या औचित्य आप बताएं। अगर हमने एक कैंसर सर्जन भेज दिया, न्यूरो सर्जन भेज दिया, तो उसका औचित्य रह नहीं जाता। तो जो आप कह रहे हैं डॉक्टर्स की इच्छा शक्ति, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत से डॉक्टर्स बोलते होंगे, मैं इसमें नहीं दोहराए दे रहा, डॉक्टर्स बोलते होंगे भी मैं न्यूरो सर्जन हूँ, मेरे को वहाँ उस सचरौल पीएचसी पे लगा दिया गया है, वहाँ न्यूरो सर्जरी का ओटी भी नहीं है। तो एक डॉक्टर सोचता है कि मैंने इतने सालों पढ़ाई की है, मैं वहाँ खांसी जुकाम की दवाई लिख रहा हूँ। आप कुछ सोचें इस बात को। फिर आपने जो स्कूल का बात कही, दूसरा, आजकल लड़ाई झगड़ा तुरंत हो जाता है, तो वहां पे उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। अभी थोड़े दिनों पहले भी किसी ग्रामीण इलाके में डॉक्टर से गांव वालों ने और पेशेंट के बीच यानी कि सिक्योरिटी, बुनियादी चीजों से लेकर के और वहां पर सुविधा मिलने तक, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको पहले सुधारना होगा। रामेश्वर सर ने कही कि स्कूल वगैरह, रामेश्वर सर ने भी कही, बिल्कुल बच्चे तो पढ़ेंगे ना, डॉक्टरों के बच्चे जोड़ा था इसीलिए। अच्छा, मैं इसमें जल्दी से एक रिएक्शन नम्रता जी से ले लेता हूं, उसके बाद नितिन भाई आपके पास आता हूं। नम्रता जी, एक चीज बताइए कि अब देखिए, ये तो खुल करके बात है ना कि इंफ्रा की बहुत हद तक सुधार की जरूरत है। अस्पतालों में जो चीजें हैं, भाई क्या कारण है वो तो बता दिएगा ना, तो अब इस पर सुधार करने की जरूरत है। क्या होने की संभावना है? क्या इस पर सरकार विचार कर रही है?
शुभेंदु जी, जो अभी बात कही इन्होंने सचिव साहब ने और जो रामेश्वर जी ने बात बोली, इस पर मैं आपको बात बताना चाहूंगी कि हम डीप इंफ्रा तक जाना चाह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के एक जगह तक जाना चाह रहे हैं। इसीलिए यह डिसीजन लिया गया। जो बात आपने कही कि कई बार डॉक्टर बच्चों की पढ़ाई के नाम पे, उच्च जीवन शैली के नाम पर पे वहां नहीं जाते, तो इस चीज को हम देखते हुए इसका मूल रूप से लंबे रूप से समाधान हो सके, ताकि कोई भी डॉक्टर जो है ग्रामीण क्षेत्र में भी लंबी रूप से रुक सके। इसी को देखते हुए इतना बड़ा बजट पास किया गया है, ताकि उनकी बच्चों की शिक्षा को लेकर के या कोई भी उन्हें कोई परेशानी ना हो और वो आसानी से। नहीं, और दूसरा मैं तो ये भी कह रहा हूं ना भाई, आप ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बना दीजिए, उसमें क्लियर हो जाएगा। ये सिफारिश का खेल ही बंद हो जाना है। इसी के लिए ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जो मंत्री जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उन्होंने सभी से निवेदन किया है कि आप, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2.5 साल हो चुका है, 2.5 साल की सरकार में कई लोग हमारे पास भी आते हैं, कई लोग मंत्री जी के पास भी जाते हैं, पर यथावत रखा गया। जिसको जहां मिली है ज्वाइनिंग वो वहीं रहेगा, किसी का ट्रांसफर नहीं करा गया। इसीलिए सभी पार्टियों के विधायकों से कहा गया है, निवेदन आग्रह किया गया है कि कोई भी प्लीज सिफारिश नहीं लाए। इसी क्यों हमारा जो लक्ष्य है वह 2047 को देख करके डीप इंफ्रा पर जाना है, ताकि कोई भी दिक्कत आगे ना हो। डॉक्टरों की बच्चों की परवरिश ले लो, उनकी शिक्षा ले लो, उनके जीवन शैली को देख लो। ऐसा भी कुछ है नम्रता जी कि किस पार्टी की तरफ से ज्यादा सिफारिशें आती हैं, ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा मैं आपको कुछ नहीं बोलना चाह रही हूँ कि किस पार्टी की तरफ से आ रही है। सभी लोग सिफारिश करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी बीजेपी से भी करते हैं। जो नियम है कि किसी की भी सिफारिश नहीं सुनी जाती है। 2.5 साल में जो डॉक्टर जहाँ यथावत है वो वहीं पर ही ज्वाइनिंग पर बैठे हुए हैं, किसी को ट्रांसफर नहीं करा गया। ठीक है नितिन भाई, ये खासियत है हमारी भाजपा की। नितिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नितिन जी, अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनुराग जी बताइए। देखिए ऐसा है, देखिए शुभेंदु जी ऐसा है, देखिए चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ठीक है, सभी सरकार मरीजों के लिए बेहतर के लिए काम करती है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस नहीं करती है, भाजपा नहीं करती, सभी करती हैं। और रही बात एसएमएस की कि उसकी बेडशीट गंदी है, बेडशीट में ये जैसा हमारे नितिन भाई ने कहा, वो मैं बात मानता हूँ, लेकिन ये जो बेडशीट गंदी है डॉक्टरों के दायरे में नहीं आता। पहली बात, ये जो लॉन्ड्री वाला है उसको हम चेंज कर देंगे, बेडशीट की समस्या सही हो जाएगी, तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और रहा बात एसएमएस की, तो एसएमएस जितने बड़े लेवल पे मरीजों को हैंडल करता है, उसका नाम ही बड़ा अस्पताल रख दिया है। तो छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, उसका निकारण निकाला जा सकता है। अपन किसी एक व्यक्ति, एक विशेष कांग्रेस या भाजपा पे कहना गलत होगा, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत अच्छा मरीजों का ध्यान रखती है, भाजपा भी बहुत अच्छा। ठीक है नितिन भाई जवाब दीजिए। देखिए दिक्कत क्या है कि आज हम राजस्थान की जब 8.5 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग सब चीजों पे जो मेन इश्यूज है हम उनको भी डिस्कस नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात मैंने आपको कहा कि जब प्रधानमंत्री ने कह दिया, सार्वजनिक मंच से कह दिया, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की बात पे आके कोई मजबूर कर सकता है? यहाँ पे आपको लगता है इस तरीके की? अगर लगता है तो ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने जिस बात के लिए कह दिया उसके बाद में भी 2.5 साल बाद में आपको रिक्वेस्ट करने की याद आई है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि 2047 तक आप बीजेपी सब कुछ करेगी, उससे पहले चाहे गलत खून चढ़ाने से मौत हो जाए, कफ सिरप से पहनने से मौत हो जाए, जलने से मौत हो जाए, जिंदा आदमी को मरा हुआ बता दिया जाए, तमाम हॉस्पिटल खाली हो जाए, मरीज दर भटकते रहे, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये 2047 के बारे में देखिए, मैंने बीच में नहीं बोला, शुभेंदु जी मैंने बीच में नहीं बोला। ठीक है नम्रता जी ठीक है नम्रता जी, 1 मिनट जरा सुन लेते पहले। हाँ नितिन भाई बताइए। दूसरा ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है जिसमें राजस्थान को इंटरनेशनल लेवल पे और भारत सरकार के द्वारा इस बात से पुरस्कृत किया गया कि आपने सबसे अच्छा कोविड मैनेजमेंट किया, आपने सबसे अच्छा हर तरीके से चीजों को मैनेज किया गया, भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश को दिया। इसके अंदर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि नहीं भारत सरकार ने गलत किया, ये अपनी ही सरकार को और देश को मॉडल दिया गया उसी पर प्रश्न उठा रही है। अरे आपकी भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को दिया, देखिए बीच में भारत में बनी वैक्सीन सही नहीं है। आप लोगों ने जो सेंट्रल से दवाइयां राजस्थान के लिए वो आप पंजाब में भेज देते थे, क्योंकि हमारा नहीं मसला तो ये है नम्रता जी भाई, बात तो ये है कि अगर सिफारिशें आ रही हैं, ये सिफारिशें लागू तो हो रही है ना। सिफारिशें करने वाले तो ये इनकी पार्टी के ही है ना। नहीं तो यही तो मैं पूछ रहा था, तब तो आपने कहा नहीं कि नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। भाई इसमें बीजेपी के भी तो विधायक होंगे। सब जगह से
अरे आती इनको है। कुछ पता हो तो ये कुछ बताएंगी। तभी तो इनको ये उन्होंने पता कहा, नहीं तभी है तो कि हमारे प्रधानमंत्री मंत्री ने जी क्या ने बोला, विधानसभा इनको में ये कहा पता है, नहीं है कि निवेदन 25 किया लाख है, का इलाज आपने पहले किया से है था, इनको कि ये कोई पता भी नहीं आज उसके एसएमएस बारे में अस्पताल की मत क्या लगाइए। हालत है, इनको ये पता नहीं कब सिरप पीने से बच्चों को मौत हो रही है, आपके और उस काल में कंपनी को आपकी दोबारा से आपकी इन्होंने जब ओपन कर सरकार दिया थी, टेंडर देने के तब लिए। मात्र ये 13,000 वो भ्रष्ट करोड़ के सरकार बजट है में जिस सरकार चलाने की बात कंपनी कर रहे की थे। दवाई से आप बच्चों मात्र की मौत 13,000 होती है, करोड़ उसी कंपनी स्वास्थ्य को देते थे। दोबारा इन्होंने कोई अलाउ कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ये वो कोई सरकार के facilities स्वास्थ्य नहीं थी। मंत्री है जिसमें 8 लोग मर जाते हैं और कोई वो कहते हैं मैं तो facilities सो रहा नहीं था, थी। मुझे तो पता ही नहीं है। दवाइयाँ आज देती क्षेत्र है। लेकिन दवाओं की लेकिन कमी एक है सीधी एसएमएस सी बात अस्पताल है, में, इसमें और जिम्मेदारी इनको सभी पता की है। नहीं है। नितिन भाई और नम्रता जी, इसमें मेरा तो मानना यह है, और मुझे लगता है कि राजस्थान के लोग भी इस बात पर देखिए, सहमत आपका करेंगे मानना कुछ भी हो सकता है, कि सरकार सभी की विधायक जिम्मेदारी होती कोई भी है। राजनीतिक दल का सरकार ने हो स्वास्थ्य- सिफारिश नहीं करे तो कांग्रेस शायद पार्टी ग्रामीण शुरू इलाकों के से अंदर भी प्रधानमंत्री डॉक्टर्स जी को पहुंच लेके आई पाए। है, और ये इसमें यही सरकार को भी कांग्रेस भाई, चाहे हमारे ऐसा तो है नहीं ना कि मंत्री जी अगर सदन के अंदर कह रहे हैं कि भाई आप सिफारिश ना करें तो सभी चीजें बेहतर हो जाएंगी, तो ऐसा सख्ती के साथ आप करें। किसी की सिफारिश आती है तो आप ना माने भाई, जनता की पहले आपको सुनना है ना, क्योंकि जनता ने आपको चुन करके भेजा है। बहुत शुक्रिया खैर सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन बात यहां पर ग्रामीण आंचल के अंदर डॉक्टर्स की कमी को लेकर के कितना जल्दी ये पूरा होता है, इस पर नजर है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।